नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस वर्मा गेस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और वर्मा गेस पेपर के सेट वन में टोटल 40 MCQ का ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर वन, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डेवलप टू अ बिजनेस क्लाइंट इज। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर जो बिजनेस क्लाइंट के लिए डेवलप किया गया कौन सा था? वन यूनिवैक, टू एनिएक, थ्री एडसेक या फोर नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा यूनिवैक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर टू, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जांपल ऑफ। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क किसके एग्जांपल है, किसके उदाहरण है? वन प्राइमरी मेमोरी, टू एक्सिलरी मेमोरी, थ्री कैश मेमोरी या फोर फ्लैश मेमोरी। इसका उत्तर होगा एक्सिलरी मेमोरी। यहाँ थोड़ा आंसर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और जो दूसरा होता है उसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का एक और नाम होता है और वो होता है एक्सिलरी। तो एक्सिलरी जो नाम है ये ज्यादा उतना पॉपुलर तो नहीं है जितना कि आपका सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये जो नाम है ये ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा, ऐसे तो उत्तर होगा सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन चूंकि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं इसलिए होगा इसका आंसर एक्सिलरी मेमोरी। प्रश्न संख्या तीन, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज और आर। आपको बताना है इनमें से कौन कंप्यूटर का लैंग्वेज है। वन मशीन लैंग्वेज, टू असेंबली लैंग्वेज, थ्री हाई लेवल लैंग्वेज या फोर ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि इसका ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ये सभी कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें से वो कौन सा भाषा है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली समझता है, जबकि असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो डायरेक्ट जो समझता है वो है आपका मशीन लैंग्वेज, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मशीन लैंग्वेज। प्रश्न संख्या चार, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट इज। किसी फ्लो चार्ट में जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है? वन टर्मिनल, टू डिसीजन, थ्री एक्टिविटी या प्रोसेस या फोर इनपुट आउटपुट। इसका सही उत्तर होगा फ्लो चार्ट में जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, वो एक्टिविटी या प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न संख्या पांच, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर। ये प्रश्न ऐसा है जो कि क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में strcmp फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है। वन कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैर, टू कॉपिंग टू स्ट्रिंग, थ्री कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग या फोर नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए strcmp फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैकस्लैश ए का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वन फॉर्म फीड, टू लाइन ब्रेक, थ्री सेलेक्ट ऑल या फोर अलार्म। अलार्म या बेल, ठीक है, अलार्म या बेल, ऑडिबल बेल भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अलार्म। बैकस्लैश ए का इस्तेमाल जो है अलार्म या ऑडिबल बेल के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वेरिएबल। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वेरिएबल का टाइप नहीं है। देखिए, एक्सटर्न या रजिस्टर आप शायद सुने ना हो, ठीक है, लेकिन एक्सटर्न टाइप का भी वेरिएबल होता है, रजिस्टर टाइप का भी वेरिएबल होता है और ग्लोबल नाम का भी वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आंसर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से वेरिएबल के बारे में पढ़ा हो। देखिए, एक्सटर्न एक कीवर्ड होता है और एक्सटर्न लगा करके जो वेरिएबल बनाते हैं उसको एक्सटर्न वेरिएबल बोलते हैं। इसके अलावा रजिस्टर भी हमारा एक कीवर्ड होता है जिसको लगा करके हम वेरिएबल को रजिस्टर बनाते हैं। लेकिन ग्लोबल नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है कि ग्लोबल लगा दें और बोले कि वेरिएबल हमारा ग्लोबल बन गया। हाँ, ग्लोबल वेरिएबल जरूर होता है लेकिन ग्लोबल नाम का कीवर्ड नहीं होता है। हालांकि एक्सटर्न, रजिस्टर और ग्लोबल तीनों वेरिएबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन सा वेरिएबल का टाइप नहीं है। यहाँ पर सभी वेरिएबल के टाइप हैं, तो इसका उत्तर होगा नॉन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है 714 इन ऑक्टल। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि 714 जो है ये ऑक्टल में है और इसे जो है आपको बदलना है, किसमें? आपको बदलना है बेस 10 में। तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से आप एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर आप पहले ऐसे लिखेंगे 714, इसके ऊपर जीरो, इसके ऊपर वन, इसके ऊपर टू। अब इक्वल टू करके लिखिए 7 इंटू बेस 8 होता है ऑक्टल का, तो 8 और ये जो आपने 2 लिखा था ना 7 के ऊपर, इसको 8 का पावर बना दीजिए, प्लस अगला आपका डिजिट 1 है,
तो 1 × बेस 8, और इसके ऊपर ये जो 1 लिखा हुआ है इसको 8 का पावर बना दीजिए, प्लस अगला डिजिट आपका क्या है, 4 है, 4 × 8, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं बेस के साथ, और 4 के ऊपर 0 है तो 0 को 8 का पावर बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 × 8 का पावर 2, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर 64, प्लस 8 का पावर 1 8 इंटू 1 8, और 8 का पावर 0 1 होता है ना, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 1 × 4 4। अगर आप इसको जो है कैलकुलेट करें तो आपका आएगा यहाँ पर 460, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 460। क्वेश्चन नंबर 9, 1A 5E इन हेक्साडेसिमल। यहाँ पर कह रहा है कि 1A 5E ये जो है आपका हेक्साडेसिमल में है, और इसको जो है आपको बदलना है किसमें, आपको बदलना है इसको डेसिमल में। ठीक है, कि डेसिमल में क्या होगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले संख्या हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि 1A 5E, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। ठीक, ऐसा लिखें। अब देखिए ये 1 डिजिट है, ए भी डिजिट है ना, 5 डिजिट तो है ही, और ई भी डिजिट है। तो आप लिखेंगे 1 × 16, हेक्साडेसिमल में है ना, तो जो बेस इसका 16 होगा, और 16 का पावर क्या होगा, 3 होगा, प्लस ए, ए जो है 10 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ए जो है 10 के इक्विवेलेंट होता है, तो ए की जगह पर 10 लिखेंगे, इंटू 16 का पावर 2, प्लस अगला डिजिट 5 है, 5 × 16 इसका पावर 1, प्लस अगला डिजिट आपका ई है, ई जो होता है वो 14 के ना, 14 के इक्विवेलेंट होता है, तो 14 × 16 का पावर 0। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 6750। ठीक, तो इसका उत्तर होगा 6750। मैंने आपको मेथड बता दिया है किस प्रकार से आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, द कोड दैट इज इजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड इज। ये रटने वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पंच कार्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला वो कौन सा कोड है जो कि इजी होता है, मतलब पंच कार्ड में इजी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कौन सा कोड है। ठीक है, तो आपके गेस्ट पेपर में हालांकि एस्की बताया गया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो थर्ड नंबर होगा, दैट इज एक्सेस 3। ठीक है, इसका उत्तर होगा एक्सेस 3। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, किसी सिंगल इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ बिट्स जो प्रोसेस होता है ना, नंबर ऑफ बिट्स किसी सिंगल इंस्ट्रक्शन में जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, 1 क्लॉक स्पीड, 2 बैंडविड्थ, 3 इंस्ट्रक्शन सेट, या 4 ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा बैंडविड्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, C++ से है। द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज। ठीक है, डेटा और ऑपरेशन, ऑपरेशन को हम फंक्शन भी बोलते हैं, तो डेटा और ऑपरेशन या फंक्शन को आप सिंगल यूनिट में रैप करते हैं, क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 12 में भी आता है, ये MCQ। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लैंक इज द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। तो मोर देन वन फॉर्म का एबिलिटी है ना, एक से ज्यादा रूप का एबिलिटी क्या है, कौन सा फीचर है वो C++ का, तो उसका उत्तर होगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो C++ में पॉलीमॉर्फिज्म एक फीचर है जिसमें एबिलिटी होता है एक से ज्यादा फॉर्म लेने का। क्वेश्चन नंबर 14, अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ। ठीक है, एक वर्ड जिसका एक खास मीनिंग होता हो और उसको रिजर्व किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी खास मकसद के लिए, क्या कहलाता है, कीवर्ड, लिटरल, आइडेंटिफायर, या नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा आपका कीवर्ड। ये भी क्वेश्चंस 11 12 दोनों के इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, सी आउट इज यूज्ड टू। सी आउट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, 1 एग्जीक्यूट, 2 रिजल्ट, 3 प्रिंट, या 4 आपका नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा प्रिंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर प्रिंट के लिए करते हैं सी आउट का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 16, इन एस्की वैल्यू ऑफ डी इज। स्मॉल डी का एस्की वैल्यू बताना है। देख लीजिए, आप एक चीज याद कीजिएगा कि जो स्मॉल ए होता है ना उसका एस्की कोड 97 होता है। ठीक, और ऐसे करते करते जो स्मॉल जेड होता है उसका ASCII कोड जो होता है 122 होता है। तो स्मॉल बी का कितना होगा, स्मॉल बी का 98 होगा, स्मॉल सी का कितना होगा, 99 होगा, और स्मॉल डी का कितना होगा, 100 होगा। ठीक, तो स्मॉल डी का ASCII कोड कितना होता है, 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रीमा है ना, डबल कोड में देखिए लिखा हुआ है रीमा \n हैज साइज। इसका साइज बताना है कितना बाइट जगह लेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डबल कोड के अंदर क्या क्या है, कितना करेक्टर है। तो यहाँ लिखा हुआ है रीमा,
REEMA तो मेमोरी में जो है ना, ये किस प्रकार से स्टोर होता है कंप्यूटर के मेमोरी में? REEMA एक में, और एक ऑटोमेटिक एक और कैरेक्टर स्टोर होता है जिसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कितना कैरेक्टर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका साइज जो होगा, इसका साइज होगा 7। ये भी आपका C++ प्रोग्रामिंग से है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक आर यूज फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें से किसका इस्तेमाल जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए होता है? वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस, टेम्पलेट्स या नॉन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा टेम्पलेट्स का इस्तेमाल जो है जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए होता है। ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आना चाहिए, जो भी C++ का प्रोग्राम थोड़ा बहुत सीखे हैं, कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है। 1 मेन फंक्शन से होता है, 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन से होता है, 3 वॉइड फंक्शन से होता है, या 4 नॉन ऑफ दिस होगा। तो इसका उत्तर होगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंटेक्स एरर कम्स व्हेन? सिंटेक्स एरर कब आता है? ऑप्शन 1, रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को तोड़ते हो। 2, व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल, जब प्रोग्राम का स्टेटमेंट मीनिंगफुल ना हो। 3, व्हेन प्रोग्राम इज नॉट सेव्ड, जब आप प्रोग्राम को सेव ना किए हो। और 4, नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को वॉलेट करते हैं, उसके रूल को तोड़ते हैं, जिसके कारण जो एरर आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। इसका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द एंड और ऑपरेटर, इसके बारे में कह रहा है कि इसका क्या सही ऑप्शन होगा? कंबाइन टू बुलियन वैल्यू, दो बुलियन वैल्यू को जोड़ने के लिए। कंपेयर टू बुलियन वैल्यू, ठीक है, दो बुलियन वैल्यू को जो है आपका कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन 3, कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यू, दो न्यूमेरिक वैल्यू को कंबाइन करने के लिए। और 3, कंपेयर टू नन न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप कभी C++ पढ़े होंगे, तो जैसे मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब इसका जो उत्तर होगा ना, ए बी से बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा? अगर बड़ा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू। उसी तरीके से ए क्या सी से बड़ा है? हो सकता है बड़ा हो, तो इसको के बारे में क्या बोलेंगे? ट्रू। कि मान लीजिए कि ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, इसके पीछे क्या लिखा है? एंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ट्रू कह रहा है। अब ट्रू जो है, ये एक बुलियन वैल्यू होता है, ठीक है। बुलियन वैल्यू दो होता है, एक होता है ट्रू और एक होता है आपको फॉल्स, इसको बुलियन वैल्यू बोलते हैं, ठीक। अब ट्रू के लिए जो है एक डिजिट इस्तेमाल किया गया है 1, ठीक है, ट्रू के लिए 1। अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कंबाइन करने के लिए, दो बुलियन वैल्यू को कंबाइन करने के लिए जो है ना, हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो ये जो एंड और ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पर है क्या, ये बुलियन वैल्यू। लेकिन आपके इस गेस पेपर में सिंपली इसका आंसर क्या दे दिया है? कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यू, दो न्यूमेरिक वैल्यू को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे से कहा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इसको जो है ना, दो बुलियन वैल्यू को कंबाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब कंपेयर कौन करता है? कंपेयर तो ये कर रहा है ना, कंपेयर तो ये ग्रेटर देन लेस देन ये ना कंपेयर करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कंबाइन टू 1 होना चाहिए, लेकिन आपके गेस पेपर में जो है ना, वो 3 नंबर इसका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेटर दैट टेक्स टू ऑपरेंड इज कॉल्ड? एक ऐसा ऑपरेटर जो दो वैल्यू को लेता हो ऑपरेशन करने के लिए, क्या कहलाता है? 1 बाइनरी ऑपरेटर, 2 टर्नरी ऑपरेटर, 3 यूनिरी ऑपरेटर, या 4 नॉन ऑफ दिस? इसका सही उत्तर होगा बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो काम करने के लिए दो ऑपरेंड यानी दो वैल्यू का डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 23, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज? रिलेशनल ऑपरेटर का सेट बताना है। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कंपेयर करना। कंपेयर आप कैसे करते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसका सही उत्तर होगा ये जो देख रहे हैं ना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, उसमें जितने भी ऑपरेटर देख रहे हैं, ये है रिलेशनल ऑपरेटर का सेट। क्वेश्चन नंबर 24, रिलेशनल ऑपरेटर के संबंध में बताना है आपको। ऑप्शन 1 है, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कह रहा है कि लॉजिकली कंबाइंड, कंबाइंस टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड को लॉजिकली कंबाइन करता है। ऑप्शन 2, कंपेयर टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड को कंपेयर करता है। ऑप्शन 3, इल्ड्स अ बूलियन लॉजिकल रिजल्ट। ऑप्शन 4, असाइन वन ऑपरेंड टू अनदर। यहाँ भी जो आंसर दिया हुआ है ना, वो 4 दिया हुआ है आपके गेस पेपर में, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, कंपेयर टू ऑपरेंड, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आप देखिए रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तो रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका इस्तेमाल दो ऑपरेंड को दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 2 नंबर। अगला क्वेश्चन
है आपका यूटीएफ का फुल फॉर्म बताना। तो यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अगला प्रश्न 26 नंबर, यहां पर आपसे कहा जा रहा है द रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट इज नॉन एज। रिपीटिशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो डिपेंड है एक कंडीशन टेस्ट के ऊपर, कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। ये क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना ये क्या कहलाता है। वन सिलेक्शन कहलाता है, टू इटरेशन कहलाता है, थ्री सीक्वेंस कहलाता है, या फोर नन ऑफ दिस कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा कि ये जो है ये आपका इटरेशन कहलाता है। और याद रखिएगा इटरेशन की जगह पर अगर ऑप्शन में लूप या लूपिंग लिखा रहे तो वो भी सही है, क्योंकि इटरेशन को हम लोग लूप या लूपिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑपरेशन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, यहाँ तो ऑपरेटर लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर लिखना चाहिए था, कि कौन सा ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल आप इफ एल्स, है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है ना, उसके बदले कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन मार्क और कोलोन है जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम इफ एल्स के बदले कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स डज अ while लूप एग्जीक्यूट्स। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक while लूप जो है वो एटलीस्ट कितनी बार जो है उसका बॉडी एग्जीक्यूट कर सकता है while लूप। यहाँ प्रश्न थोड़ा गलत पूछा है, यहाँ पर उसको while नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था इसका क्वेश्चन डू while, कि आपको बताना है कि एक डू while लूप एटलीस्ट कितनी बार उसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर सही है वन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुधार लेना है, डू वाइल लूप यहाँ होना चाहिए, वाइल लूप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, द ब्रेक स्टेटमेंट, है ना, सॉरी, द कीवर्ड ब्रेक कैनॉट बी सिंपली यूज्ड विद इन। ब्रेक जो कीवर्ड है इसको आप सिंपली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसके साथ? वाइल के साथ सिंपली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, फोर के साथ नहीं कर सकते हैं, इफ के साथ नहीं कर सकते, डू वाइल के साथ नहीं कर सकते हैं। देखिए वाइल, फोर और डू वाइल के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन इफ के साथ सिंपली इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, एन एरे ऑफ एन एरे, एरे का एरे क्या कहलाता है? वन है मल्टी कास्टिंग एरे, टू है यूनिकास्टिंग एरे, थ्री है मल्टी डायमेंशनल एरे, या फोर है वन डायमेंशनल एरे। इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये डेफिनेशन है मल्टी डायमेंशनल एरे का, कि एरे ऑफ एन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। ठीक है, ये कुछ साल पहले आपके 11th के एग्जाम में पूछा भी था। इसका सही उत्तर होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म जो आपके कंप्यूटर को बैकअप देता है, बैकअप पावर देता है। क्वेश्चन नंबर 32, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूजेस। ठीक है, बाइनरी सर्च, हालांकि ये 12 का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए यहाँ जिक्र किया गया। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो किसका इस्तेमाल करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है डिवाइड एंड कनकर मेथड का इस्तेमाल करता है, डिवाइड एंड कनकर। क्योंकि 12 का चीज है, आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन रट लीजिएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 33, द 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर इज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट वो कौन सा है जिसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। इसका सही उत्तर होगा EBCDIC। इसका उत्तर ये क्यों होगा? देखिए, एस्की जो कोड होता है ना वो शुरुआत में 7 बिट का आया था। ठीक है, बाद में ये 8 बिट का बना था, लेकिन शुरुआत में ये 7 बिट का आया था। एनसी नाम का कोई कोडिंग होता नहीं है, और USCCI नाम का भी कोई कोडिंग फॉर्मेट होता नहीं। बच गया दो, एस्की और आपका EBCDIC, जो कि EBCDIC शुरू से ही 8 बिट कोड रहा है। इसका उत्तर जो है EBCDIC। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्ड एन array। तो इसका उत्तर जानने से पहले एक जानकारी, कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एरे का क्या लिखते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं। एरे का क्या लिखते हैं? पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद फिर एरे का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिर एरे का नाम लिखते हैं, और उसके बाद फिर एरे का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर एरे का साइज लिखते हैं। अब डेटा टाइप के रूप में क्या हो सकता है? डेटा टाइप के रूप में यहाँ पर इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। एरे नाम के रूप में कुछ भी हो सकता है, ABCXYZ कुछ भी हो सकता है, या नाम आप एरे ही रख लो। और ब्रैकेट देके साइज भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट वाला संख्या नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 8। अब देखिए डेटा टाइप कहीं दिख रहा है, तो डेटा टाइप यहाँ दिख रहा है इंट, और यहाँ दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो यहाँ डेटा टाइप दिख नहीं रहा है इसमें, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद कहा जाता है एरे का नाम लिखना है। ठीक है,
तो इंट उसके बाद एरे का नाम, तो देखो एरे का नाम यहाँ पर एरे रखा गया और यहाँ भी एरे रखा गया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देना होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में साइज यहाँ पर है जबकि यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये हो गया सही तरीके से डिक्लेयर किया गया एक एरे। क्वेश्चन नंबर 35, विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर। आपको बताना है, ये फंक्शन से है, अगर कोई पैरामीटर पास नहीं कराया गया है फंक्शन में, ठीक है, तो कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा आपका थर्ड नंबर, दैट इज वॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन चैप्टर से एक्चुअली आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है फंक्शन को कॉल करते समय ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉल बाई रेफरेंस मेथड। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज वॉइड इन आर्गुमेंट पासिंग। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गलत पूछा है, ठीक है, यहाँ पर पासिंग आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए था, या तो प्रश्न को थोड़ा चेंज करना होगा, नहीं तो यहाँ फिर ऑप्शंस को ही सारा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम प्रश्न को मान लीजिए, ठीक है, प्रश्न यही है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज वॉइड इन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पासिंग में कुछ भी पास नहीं करा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं पास करा रहे हैं मतलब वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ये चीज यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या बोलता है, इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर। ठीक है, इट विल रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर, यानी ये वैल्यू रिटर्न करने के बारे में केवल बात हो। देखिए यहाँ भी रिटर्न लिखा है, यहाँ भी रिटर्न लिखा है, ये भी रिटर्न लिखा है। जब रिटर्न करने के बारे में बात कर रहा है तो आप यहाँ पर आर्गुमेंट तो हमें लिखना ही नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हैं, प्रश्न ये होना चाहिए कि इफ रिटर्न टाइप इज वॉइड, रिटर्न टाइप इज वॉइड, अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका तब यहाँ पर उत्तर लिखना होगा, ये 1 नंबर तब सही हो जाएगा कि इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर। ठीक है, अगर रिटर्न टाइप फंक्शन का वॉइड लिखा गया है तो वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसका तब तब ये 1 नंबर सही होगा। तो प्रश्न यहाँ सुधारने की जरूरत थी, आर्गुमेंट नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा व्हाट विल हैपन, है ना, व्हाट विल हैपन इफ रिटर्न टाइप इज वॉइड। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो टर्मिनेटेड तो होता है, रनिंग भी होता है, एग्जीक्यूशन भी होता है, ब्लॉक्ड नाम का कोई स्टेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बाइट इज अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं ना, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना भी चाहिए कि एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं ना, 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का रेंज आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा, ये भी रटने वाला चीज है, -3.4 E प्लस 38 टू +3.4 E प्लस 38। ठीक है, ये इसका रेंज है, इसका फ्लोट डेटा टाइप का। तो ये है सेट 1 का टोटल 40 क्वेश्चंस आपके वर्मा गेस पेपर के वर्मा गेस पेपर से क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।